हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रस समीकरण मिति स्टोइचियोमेट्री के अंतर्गत द्रव्यमान व आयतन संबंधी संख्यात्मक प्रश्न। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं द्रव्यमान संबंधी संख्यात्मक प्रश्न के बारे में, जो कि वीडियो क्रमांक 2 था। इसी का ये यूनिट 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं। लगातार इसी क्रम में रस समीकरण मिति के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल पे। चलिए छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। के वीडियो में हम देखेंगे रस समीकरण मिति के द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना, मास एंड वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को एनटीपी पर गर्म करने पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। चलिए इसका आंसर बड़े ही सरल तरीके से हम किस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं देख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ सबसे पहले दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लेंगे फिर फॉर्मूला CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और फिर बोल रहे हैं गर्म करने पर, तो अर्थात इसे गर्म भी करना है। तो गर्म करने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर साइन बना देता हूँ डेल्टा का, गर्म करने के लिए। फिर बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर ली हमने। साथ साथ में एक और युग यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, यहाँ पर बनता है। ये वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब इसका मैं निकाल लेता हूँ अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए देखिए, कैल्शियम का अणुभार परमाणु भार होता है 40, कार्बन का होता है 12, ठीक। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 3 48, 48 12 हो जाएंगे, जो 62 हो, यहाँ देखें 60 हो जाएंगे, 60 और 40 ये हो जाएंगे 100, अर्थात इनका ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा 100, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमें कैल्शियम ऑक्साइड से कोई लेना नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ही मोल दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसे 1 मोल, 1 मोल है। और 1 मोल यदि कोई गैस है तो उसका आयतन जो रहता है 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, तो 22.4 लीटर मैंने लिख दिया है। अब सूत्र कौन सा लगेगा वो हम देख लेते हैं। सूत्र है सिंपल, जो आप पहले से ही जानते हैं। उस सूत्र को M1/M2 बराबर W1 बटे W2, ये इस फॉर्मूला काम करेगा। इसमें यहाँ पर देख लेते हैं M1 M2 और W1 W2 के मान कैसे रखेंगे, कहाँ से रखना है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले M1 का मान आएगा, ये 100 रखेंगे, वो यहाँ से रखा होगा। M2 का मान आएगा वो 22.4 लीटर, यहाँ से रखा होगा। W1 का मान यहाँ से 10 ग्राम दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट को, वो रखना है। और W2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये यहाँ से देखेंगे, चलो फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो यहाँ देखेंगे M1 का मान मुझे रखना है 100, तो M1 का मान मैं यहाँ पर 100 रख देता हूँ। फिर इसके M1 के बाद M2 का मान रखना है मुझे 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर रख देता हूँ, बराबर का साइन लगाऊंगा। W1 का मान मुझे रखना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम की यहाँ 10 लिख देता हूँ। W2 का मान मुझे फाइंड आउट करना है, कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे सीधे सीधे ये कट रहे हैं, 10 एकम 10 और 10 दाम 100, ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर W2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले W2 बराबर पलट जाएगी संख्या, तो ये आ जाएगा 22.4/10, ठीक। इसे काटापीटी करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2.24, और ये गैस है लीटर में चाहिए उसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात ये आंसर आपका कंप्लीटली आंसर आ रहा है यहाँ पर, जो कि आपको दिया गया है 2.24 लीटर। तो ये कितने ग्राम, सॉरी कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, तो आपको जो लीटर में प्राप्त होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपी अर्थात साधारण ताप दाब अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। अर्थात यहाँ पर कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, W1 का मान पूछा गया है। चलिए इसे बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की बात चल रही, तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हमें फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। ये है कैल्शियम और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कंप्लीट। इसे फिर गर्म करना है, तो गर्म कराने का ये साइन मैंने बना दिया ऊपर। और साथ साथ बोला
कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक और यौगिक यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, भी यहाँ पर बना दूंगा। वैलेंसी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो एक कैल्शियम का होता है 40 परमाणु भार, फिर इसमें कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन का 12 जुड़ा है, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का गुणा हो रहा है ऑक्सीजन में, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे 16 3 48 और 12 जो हो जाएंगे 60 और प्लस 40 तो जो हो जाएगा 100, तो जो 100 ग्राम निकल आया। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड से हमें बात नहीं करना, हमें देखना है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर 1 मोल लिया गया है, ठीक। और जो 1 मोल आयतन यहाँ पर लिया गया है वो वास्तव में 22.4 लीटर के बराबर है एनटीपी पर, तो 22.4 लीटर के बराबर है। फॉर्मूला जिसमें हमें मान रखना है, तो फॉर्मूला वही है जो पिछला चला रहा है, M1 M2 बराबर W1 बटे W2, ये फॉर्मूला है, इसमें मान रखना है। देख लीजिए कौन कौन से मान हमें कहाँ रखना है, दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो 100 है वो M1 का मान होगा, 22.4 लीटर है वो M2 का मान होगा, फिर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वास्तव में W2 का मान है। और W1 हमें फाइंड आउट करना है, अर्थात ज्ञात करना है। चलिए अब समीकरण में मान रख देते हैं फटाक से जी। तो M1 का मान हो गया 100 और 22.4 लीटर जो रखना है वो हो गया M2 का मान, बराबर का साइन लगाएंगे। W1 हमें करना है ज्ञात, ऐसे ही रहेगा। तो W2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे 11.2 लीटर यहाँ पर दिया है। और हम सीधे सीधे काट सकते हैं, ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2 बार जाएगा इसमें, यहाँ से भी कट जाएगा, 2 कम 2 2 पंजा 10, यहाँ से कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये 50 लिख दिया मैंने। तो W1 का जो मान आया है वो वास्तव में आप देख पाएंगे 50, और ये ग्राम में पूछा है तो मैं पीछे ग्राम लगा दूंगा। और ये मान किसका है, ये मान है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये पता चल गया है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात कितना लिखा है वहाँ आप लिख देंगे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 2.3 ग्राम सोडियम की जल की अधिक मात्रा से क्रिया होने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी। इस हाइड्रोजन का सामान्य ताप पर क्या आयतन होगा। तो सामान्य ताप पर आयतन क्या होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। 2.3 ग्राम सोडियम की जल से क्रिया कराना है हमें। अब देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सोडियम, तो समीकरण क्लियर करने के लिए सबसे पहले सोडियम लिखना पड़ेगा, तो Na सोडियम रहेगा। और यहाँ पर इसकी जल से क्रिया कराना है, तो जल से क्रिया कराने के लिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा H2O, तो ये H2 लिया गया है। अब क्रिया हो रही है, तो क्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है, बोला कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए मुझे लेना पड़ेगी H2, ठीक। और यहाँ पर बचा हुआ पदार्थ मुझे लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा N। और यहाँ पर बचा है एक ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 H, एक ऑक्सीजन और सोडियम, ये बना है क्या, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक। और लेकिन यहाँ पर वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पर देखेंगे बैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ भी मैं आगे 2 लगा देता हूँ। अब बैलेंसी कंप्लीट है। सोडियम का परमाणु भार ज्ञात कर लेते हैं, कितना सोडियम का परमाणु भार होता है 23, इसमें परमाणु भार है 2 से गुणा किया गया है, तो इसका टोटल हो जाएगा 23 दूनी 46, ठीक। दूसरा हमें हाइड्रोजन का देखना है और किसी समय बात नहीं करना। हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 ही मोल दिया गया है, तो 1 मोल हाइड्रोजन वास्तव में एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन के बराबर होती है। तो 22.4 लीटर आयतन इसका हो जाएगा, ठीक। 22.4 लीटर आयतन इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि सब फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला वही है जो पुराना चला रहा है, M1 बाई M2 W1 बटे W2, इस फॉर्मूला। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मान कहाँ कहाँ रखना है, चलिए देख लें। सबसे पहले जो 46 है उसे आप M1 में रखेंगे, ठीक है। 46 मान आप M1 के लिए रखेंगे। 22.4 लीटर मान जो आपका आया है वो M2 के लिए रखेंगे। और सोडियम 2.3 ग्राम जो मान है वो W1 में रखेंगे। और W2 का मान आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे मान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये मान रख देते हैं। सबसे पहले मैं M1 का मान रखूंगा, M1 का मान रखूंगा तो यहाँ रख देता हूँ 46। और यहाँ पर M2 का मान लिखना है, तो M2 का मान रखेंगे 22.4 लीटर, बराबर का साइन लगाएंगे। इसके बाद W1 का मान,
W1 का मान लिखना है हमें 2.3 और W2 का मान ज्ञात करना है हमें। तो W2 का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और W2 का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका मान को निकाल लेते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ देखिए W2 बराबर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 22.4 इंटू 2.3 बटे में हमारे पास आ जाएगा 46, ये 46 आ गया। यदि इन्हें कैलकुलेट करते हैं आप, ये हो जाएगा 22×44 तो 6×12, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और ये मान आएगा आपका 1.12 लीटर, ये इतना मान हमें प्राप्त हो जाएगा W का, ठीक। तो ये आंसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये वास्तव में क्या, कितने ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 1.12 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी। और वो लीटर में पूछ रहा है, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन आप बता देंगे, आयतन इतना होगा, ठीक है ना। ये आयतन है इसका। और आपको यदि कितने ग्राम प्राप्त होगी इस हाइड्रोजन का समानता पर आयतन क्या होगा, तो आयतन हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो आयतन तो आप ये निकाल दिया है आयतन। अब हम बात करेंगे इसकी कि कितने ग्राम प्राप्त होगी, कितने ग्राम और बताना है। ग्राम के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। यहाँ सबसे पहले मैं भूल गया था, एक यहाँ पर बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 लगाना है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। ये ऐड कर दिया, 2NH होना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने 2NH कंप्लीट कर दिया है, जो संतुलित हो गया है समीकरण। पहले संतुलित नहीं था, हालांकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ संतुलित कर दिया है, क्योंकि संतुलित समीकरण ही से इसका काम हो पाता है। स्टोइचियोमेट्री में संतुलित समीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले कितने ग्राम होगी वो प्राप्त करने बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ग्राम में यहाँ देखेंगे आप, तो आपको यहाँ से भी आप प्राप्त सकते हैं। ये एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 है, तो आप W2 यहाँ पर M2 के स्थान पर 2 रखेंगे और यहाँ पर केवल 2 रखा जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन सिंपली रहेगी। सिंपली का तात्पर्य इस प्रकार से आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए M1 के स्थान पर आपको 46 रखनी है, 46 रखना है, और यहाँ पर M2 के स्थान पर आपको 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ रखेंगे 2.3 इस प्रकार से, और यहाँ पर W2 का मान आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसे सीधे सीधे निकाल के W2 का मान फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपके सामने W2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2.3 बटे में आ जाएगा 46। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर आपका ग्राम में द्रव्यमान आएगा इसका 0.1, ठीक, 0.1 ग्राम इसका द्रव्यमान आएगा। 0.1 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ से प्राप्त हो पाएगी 2.3 ग्राम सोडियम से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड व 778 mm दाब पर 6.795 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन का कितना आयतन प्राप्त होगा। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प का मान यहाँ पर दिया गया है 18 mm मान दिया गया है जल वाष्प का। चलिए, इस सवाल को 2 खंड में हमें सोल्व करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला कैल्शियम क्लोरेट, ठीक ना। पोटेशियम क्लोरेट का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर KClO3। ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसे गर्म कराना है तब हमारे पास ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो गर्म कराने के लिए साइन है, यहाँ पर एरो के ऊपर मैं साइन बना देता हूँ, ये गर्म कराने का साइन हो गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें मिलेंगी, एक तो पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और साथ साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। बैलेंसिंग पूरी कर लें। यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ इसमें, तो ये 3 से गुणा कर 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देता हूँ इसमें, तो 2 3 6 हो जाएंगी। पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देता हूँ, ये हो जाएंगे कंप्लीट। अब हमें बात करना है पोटेशियम क्लोराइड से और ऑक्सीजन से, और किसी से बात नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं परमाणु भार सभी के देखकर, ठीक है ना। किस प्रकार से देख लेते हैं। पोटेशियम का यहाँ पर है 39 है, ठीक, और क्लोरीन का यहाँ पर रहेगा 35.5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ में 3 का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो 3 का गुणा कर देंगे।
पूरे में हम कोष्टक में बंद करेंगे पूरे को। उसका कारण है क्योंकि सबसे बाहर 2 से गुणा किया गया है, तो मैं यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन में कितना आंसर आना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर 3 मोल हैं इसके, कितने मोल हैं, 3 मोल लिए गए हैं इसके, 3 मोल हैं। 3 मोल के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगी 22.4 लीटर में, ये 22.4 लीटर है एनटीपी पर गैस का आयतन। तो यहाँ पर मैं इसमें गुणा कर दूंगा और यहाँ भी गुणा करके सबका योग करने पर 2 का गुणा करने पर आपको मिलेगा। तो 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देख पाएंगे हम टोटल 245 आंसर इसका मिलेगा योग। ठीक है ना, कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसे आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन के बाद मिलेगा 67.2 लीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है गैस की मात्रा, ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन का आयतन हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन उसने साथ साथ में दाब का मान भी दिया है, हमें ताप भी दिया है, तो ये हम निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए हम 2 खंड में निकालेंगे, सीधे सीधे नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र रखेंगे, वही जो हमें पता है उस सूत्र की सहायता से हम मान निकालेंगे। तो सूत्र हमारा सिंपल है, M1 बटे M2 बराबर W1 बटे W2। चलो इसमें मान रख देते हैं, कौन कौन से मान कहाँ रखना बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए ये रहेगा आपका M1 का मान जो अपने पास 245 है, वो M1 के मान के लिए यूज़ किया जाना है, और M2 के लिए जो 67.2 मान है वो आएगा यहाँ पर। हम यहाँ से इसका मान रख पाएंगे जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो मान दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड का, ये W1 का मान है और W2 का मान हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। चलिए अब मैं इसमें मान रख देता हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए कि 245 रखूँगा M1 के स्थान पर, 245 आ गए हैं, और 67.2 M2 का मान हो जाएगा बराबर W1 का मान ऊपर दिया गया है, तो 6.795 ये इसका मान हो गया, और यहाँ पर करना है W2 का मान फाइंड आउट। ठीक, इस प्रकार से हमें ये निकालना है, कर लेंगे हम ये। ठीक, इसके बाद तो हमें ये W2 का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो W2 मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर बराबर में। चलिए इस मान को उधर ले चलते हैं, और यहाँ से अपन देखेंगे सबसे पहले 67.2 इंटू 6795 बटे में मुझे लिखना है 245। ये W2 का मान हमारे पास निकल आया है, और इसे हमें अभी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ताप दाब के बारे में भी जानकारी चाहिए। तो ताप दाब का मान भी हमें ज्ञात करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका मान आगे रख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन के इस आयतन को हम एनटीपी से 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर 778 दाब पर बदलने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से ये बदला होगा, चलिए अब मैं आपको बदल कर बताता हूँ इसे। इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला हम देख लेते हैं। यहाँ पर गैस समीकरण काम करेगा। गैस समीकरण हम देख लेते हैं कैसे क्या है गैस समीकरण। तो गैस समीकरण होगा P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। ये गैस समीकरण है। ये गैस समीकरण यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा, और इसी की सहायता से हम सवाल को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें P1 का मान चाहिए। तो P1 का मान आप देख सकते हैं, P1 का मान मरकरी के स्तंभ में पारे का दाब 760 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ से हम ये सीधे सीधे लिख देंगे। P2 का मान ज्ञात करने के लिए आपको P2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो दाब का मान उन्होंने दिया है, उसमें से आप जल वाष्प का दाब का मान घटा देंगे। ठीक है ना, तो दाब का मान तो उन्होंने जो दिया है वो दाब का मान देख लेंगे, 778 जो दिया है, उसमें से जल वाष्प का मान आप घटा देंगे। तो जल वाष्प का मान आप घटा देंगे, तो ये आंसर आपके सामने इस प्रकार से होगा। देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर दाब का मान दिया गया 778 अर्थात 778, और जल वाष्प का मान दिया 18। तो इक्वल टू में आपको यहाँ पर आना है 760 mm ही यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, यही मान आपको मिलेगा। अब ये हमारा मान कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब T1 जो मान है वास्तव में यहाँ पर देखेंगे, T1 जो मान है वो वास्तव में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, वो टेम्परेचर जो है
यहाँ पर 273 केल्विन ताप है, और 273 जो केल्विन ताप है उसमें T2 का मान यदि हमें प्राप्त करना है तो हम उसमें 18 डिग्री उन्होंने दिया है, उसे हम ऐड कर देंगे। देखिए डिग्री सेल्सियस को जो दिया है तो उसे हम ऐड कर देंगे, 273 में जोड़ देंगे तो हमारे पास दूसरा T2 का मान प्राप्त हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 ऐड करना पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, और ये मान हमारे पास हो जाएगा 291 केल्विन ताप। तो ये हमारे पास सभी मान यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनके मान हमें इस समीकरण में रखना है, तो इस समीकरण में रखना है तो वो हम किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ देख लीजिए। V1 का मान क्या होगा, V1 का मान भी मैं आपको बता देता हूँ। V1 का मान आप देख पाएंगे तो V1 बराबर जो मान है वो वास्तव में V1 का मान लेंगे हम W2 से, तो V1 का मान रहेगा W2 से, अर्थात ये पूरा मान जो रहेगा V1 का मान रहेगा, और V2 हमें करना पड़ेगा ज्ञात। अर्थात फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्मूले का जो नक्शा है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो हमें सबसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण जो समीकरण हमें दिया गया है, समीकरण P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2, यहाँ पर देख लेते हैं। तो समीकरण में मान रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, P1 का मान आपको दिया गया है, बताया मैंने 760 दिया गया था, ठीक 760, और V1 का मान आपको पता है, V1 का मान मैंने W2 दिया था, और W2 का मान था 67.2 इंटू 6.795, और बटे में इसके था, पूरे के बटे में 245 यहाँ पर लिखा था, तो 245 में यहाँ पर लिख दूंगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी था, तो टेम्परेचर का कितना था, टेम्परेचर था यहाँ पर 273, तो T1 273, ठीक यहाँ पर हो गया ये। अब P2 का हम देख लेते हैं, P2 का जो 760 दाब का मान इंटू V2 हमें करना है ज्ञात, और T2 का टेम्परेचर जो था, तापमान जो था आपने उसमें निकाला है 291 टेम्परेचर इसका आया था केल्विन में। ये मान है। V2 का मान जब हमें प्राप्त करना है तो हम कैसे इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो सबसे पहले V2 लिख लेते हैं। V2 बराबर ये पूरा आ जाएगा। V2 बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे तो V2 ऐसे ही रहेगा। V2 के सामने जो संख्या लिखी है, देखिए ये संख्या है, ये पैरों में चली जाएगी, ठीक, और ये संख्या है जो ऊपर चली जाएगी। 760 जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, और ये जाएंगे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नहीं, 760 इंटू 67.2 इंटू 6.795, और यहाँ पर आ गए हैं 291 और आ गए हैं जी केल्विन ताप में, यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए एक फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर 273 और 760 और आ रहा है, तो ये 760 है। यहाँ पर देखिए 760 मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर 760 के बाद 273 इंटू 245 यहाँ पर लेंगे 245। आप देख रहे होंगे ये संख्या इनमें कॉमन है, तो ये तो आप कॉमन करके ही बाहर निकाल सकते हैं, इनके मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है कतई भी। आप इन्हें मल्टीप्लाई ना करें, परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इनका जो कैलकुलेशन का मान आएगा वो है यहाँ पर, ये तो सीधे ही यहाँ से हट जाएंगे आप देखें तो, और जो ऊपर वाली संख्या है उसका कैलकुलेशन का मान आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मैं इसलिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई त्रुटि हो तो आप उसे सुधार लें, वैसे कोई दिक्कत नहीं, संभावना नहीं है। 877 ये यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी, 584 ये संख्या प्राप्त यहाँ पर हो रही है हमें, तो यहाँ पर ये संख्या लिख दी, और नीचे का जो हमने मल्टीप्लाई किया है, देखिए ये वाली संख्या का 273 और 245 का हमने मल्टीप्लाई किया है, वो संख्या यहाँ पर निकल कर आ रही है सिर्फ 66 88 5, और यहाँ पर इसका आंसर जब आएगा तो आंसर आप देख पाएंगे, आंसर जो प्राप्त हो रहा है हमें वो वास्तव में प्राप्त हो रहा है
1.98, ठीक। और ये वास्तव में आप देख पा रहे हैं तो ये लीटर के रूप में अभी आप इसे मान सकते हो। V2 जो आयतन है उसका आयतन है, तो ये लीटर के रूप आप इसे मान सकते हो, ठीक। तो ये ऑक्सीजन का आयतन हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, वो भी 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर 778 mm दाब पर ऑक्सीजन का इतना आयतन हमें ये प्राप्त हुआ। ये ऑक्सीजन का आयतन यहाँ पर निकलकर सामने आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्वेश्चन समझ में ना आए तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी क्रम में आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे।